हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए एक न्यू बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज को एक ऐसे अमेजिंग ट्रेजर हंटिंग से लिया गया है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर के हाथ में एक ऐसा ट्रेजर लगता है जिसके कारण वो अपने दोस्तों को लेकर एक ऐसी जर्नी पर निकल जाता है। ये एक ऐसी जर्नी होगी जो उसे मॉर्टल वर्ल्ड के पीक लेवल तक ले जाएगा और इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देगा। ये पूरी दुनिया पे रूल करेगा और इसका ही राज्य होगा पूरी दुनिया पर। इस जर्नी में इसे अंधेरों के साथ साथ एक ऐसे अनमोल सीक्रेट जानने को मिलेंगे जिसे ये देखकर और सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएगा और चौंक जाएगा। इसे पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या क्या होगा। तो चलिए बिना किसी वक्त को जाया किए इस एपिसोड और इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो चोर चोरी कर रहे होते हैं। वो ग्रेव पर आए होते हैं और सारी ग्रेवों को खोद रहे होते हैं। वो एक ग्रेव के पास जाते हैं जहाँ वो उस ग्रेव को खोद रहे होते हैं। अचानक उनके सामने एक लड़की अपीयर होती है। इस लड़की का नाम जिया होता है और ये उन दोनों चोरों को वहाँ पर रोकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी को मैसेज करती है और कहती है कि यहाँ पर दो चोर मिले हैं जिसे आसानी से इसने यहाँ पर उनको हरा दिया है और उनको पकड़ लिया है। अब आगे की जर्नी वो अकेले ही साथ स्टार्ट करने वाली है, इसलिए उसे कोई नौसिखिया ना समझे। और वो कहती है कि आज की जर्नी में मैं सारे ट्रेजर्स को ढूंढ लूंगी। उन्हीं चोरों में से जो चोरों का लीडर होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तो जिया उसे पकड़ने जाती है। जिया उसके पीछे ही भागने लगती है, मगर आगे एक खाई आ जाती है और ये दोनों ही उसी खाई में गिर जाते हैं। मगर जिया इतनी पावरफुल होती है कि वो अपने आप को यहाँ पर बचा लेती है। मगर जब वो खाई के अंदर गिरती जा रही थी तभी उसे पता चला था कि ये एक एंशियंट टॉम है जो किसी मिलिट्री के कमांडर की ग्रेवयार्ड लग रही है। सोचते ही वो दोबारा से आगे बढ़ने लग जाती है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है उसे अजीब सी कोल्डनेस महसूस होने लगती है। उसे वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी और वहीं पर कुछ गार्ड्स भी होते हैं जो सो रहे होते हैं। वो यहाँ पर जिया को देखकर अचानक से जाग जाते हैं। जैसे ही वो जिया को देखते हैं वो जिया को कैप्चर कर लेते हैं और यहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें इस सीरीज का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम फैंग होता है। फैंग अपनी मास्टर की ग्रेव के पास खड़ा होकर उसकी पूजा कर रहा होता है, मगर यहाँ पर हमें उस फैंग की बातों से पता चलता है कि वो यहाँ पर अनाथ है। उसके बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और उसके मास्टर ने ही उसे पाला था और उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसकी वजह से फैंग को प्राचीन किताबों के साथ साथ एंटीक किताबों की भी बहुत ज्यादा नॉलेज थी। इसी वजह से इसने मिलकर अपने दोस्तों के साथ एक एंटीक शॉप ओपन की थी जो एक एंटीक बुक शॉप थी। लेकिन वो जितना भी ज्यादा चालाक हो मगर आज तक उसे उस लॉकेट के बारे में पता नहीं चल सका है। इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो लॉकेट बचपन से ही उसके गले में था। इस लॉकेट को वो गबाला बोलता था और आगे हम देखते हैं कि वो इस गबाला लॉकेट के बारे में बताने लगता है और रहस्य में इसके पावर के बारे में उसको पता चलता है कि एक दिन ये एक बिल्ली को बचा रहा था। इस बिल्ली की वजह से ये एक गाड़ी के नीचे आने ही वाला था और वहीं पर ही हम देखते हैं कि गबाला की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं और वो अपने आप को एक न्यू स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाता है, जहां वो देखता है कि न्यू स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो एक मिस्टीरियस ट्रेजर की कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिस प्रैक्टिस के कारण उसके अंदर एक ऐसी मार्शल आर्ट की पावर आ जाती है जो पावर उसे सुपर ह्यूमन बना देती है। और तब से लेकर आज तक गबाला उसे हर डेंजरस सिचुएशन से बचा लेता है और उसकी रक्षा करता है। लेकिन उस रहस्य में आज तक ट्रेजर की जानकारी फेंगू को नहीं मालूम हो सकी है कि वो सब कैसे होता है। यहाँ तक कि इसे ये भी मालूम नहीं है कि गबाला का ओरिजिन कौन सा है और वो कहाँ से आया है। गबाला की पूरे इंट्रोडक्शन मालूम करने के लिए फैंग ने बहुत सारी कोशिशें की कि मैं इसको मालूम कर सकूं इतने सालों से, मगर वो इस चीज में सफलता हासिल नहीं कर पाया है। वो वहाँ खड़ा ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसको एक कॉल आती है। वो अपने ख्यालों से निकल जाता है और उस कॉल को रिसीव करता है, जहाँ इनके दोस्त उसे अपनी शॉप पर बुलाते हैं और कहते हैं कि जल्दी शॉप पर आओ। जहाँ उसे पता चलता है कि इनकी जो टीममेट है शाजिया वो कल रात से ही गायब है और उसकी लोकेशन ये लोग ट्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ पर फैंग को बुलाया होता है क्योंकि उसको एस्ट्रोनॉलॉजी की भी नॉलेज होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि फैंग अपनी टेक्निक को यूज करके शाजिया का पता लगा लेता है और कहता है कि शाजिया अब बहुत बड़े डेंजर में है। ये लोग उसकी लास्ट लोकेशन का पता जानते ही उस जगह पर जाने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में उस जगह पर एंटर होना ही होगा अगर हमने शाजिया को बचाना है। तो वो प्लान वहाँ पर बना लेते हैं और फिर वो शाजिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो शाजिया को ढूंढने के लिए ग्रेवयार्ड में पहुंचते हैं उन्हें वही दो चोर मिल जाते हैं उस ग्रेवयार्ड में, जहां वो उनको बहुत ज्यादा पीटते हैं। उन चोरों से पूछते हैं कि तुम्हें अगर शाजिया का पता है तो हमें बता दो और अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा हाल हम क्या करने वाले हैं। इससे बेहतर यही है कि हमें बता दो और फिर हम तुम्हें जाने देंगे यहाँ से। इसके बाद वो चोरों से बताने लगता है कि हमारा लीडर इस खाई में गिर गया है और शाजिया भी इसी खाई में गिर गई और हमारा एक मेंबर था जिसे चुड़ैलों ने खा लिया और उसके बाद मैं वहाँ से भाग जा रहा था तो मैं अचानक ही एक
पेड़ के पास आया जहाँ मेरा पाँव फंस गया और मैं गिरकर बेहोश हो गया। उसके आगे मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ है यहाँ पर। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि फेंग अपने कंपास वाले डिवाइस को ओपन करता है और कहता है कि मुझे इस कंपास से यही पता चल रहा है कि इस पूरे इलाके में एक अजीब सी किस्म का जादू किया गया है। उस जादू की वजह से यहाँ पर कभी भी सनराइज नहीं हो सकता और ये जो बड़े बड़े कुएं यहाँ पर बनाए गए हैं वो आम इंसानों ने नहीं बनाए हैं बल्कि एक इमॉर्टल्स ने बनाए हैं। रोबर्स भी यहाँ पर इसीलिए आए थे कि वो रात के अंधेरे में यहाँ पर चोरी कर सके, तो मगर उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला क्योंकि ये एक ग्रेवयार्ड है। वहीं पर हम फेंग को देखते हैं जिसको अपने गबाला को देखकर टेंशन होने लगती है क्योंकि वो गबाला बहुत ही ज्यादा गर्म होने लग गया था। मतलब वो समझ गया था कि अगर हम इसके अंदर एंटर हो गए तो हमें खतरे से फाइट करनी होगी, इस कुएं में बहुत ज्यादा खतरा है। तो इसका मतलब तो ये समझ ही गया था फेंग। अगर फेंग को अपनी सोजिया को बचाना ही था तो इसीलिए उसने कहा कि वो हमारी टीम मेंबर है, हमें उसे किसी भी हाल में बचाना होगा। ये कहते ही वो दोनों के साथ उसके फ्रेंड होते हैं उस कुएं में जंप मार देता है। इस पे तो पहले वो फेंग का दोस्त फ्रेंडी मना करता है पहले जाने से, तभी फेंग उसको कहता है कि फ्रेंडी मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें इस चोर की निगरानी नहीं करनी बल्कि तुम्हें इधर अंदर जाने से डर लग रहा है, मगर हो सकता है कि अगर हम इस खाई के अंदर चले जाए हमें एक ऐसा ट्रेजर मिले जो खजानों से भरा हो और हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। इसकी बात सुन के फ्रेंडी को भी बहुत ज्यादा लालच आ जाती है और वो भी यहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों उस खाई में उतर जाते हैं। थोड़ा ही आगे जाने के बाद उनको एक मकोड़ा मिलता है, वो उसे इग्नोर करते हैं और मगरी देर चलने के बाद उन्हें वही मकोड़ा मिलता है जो थोड़ा बड़ा हो गया होता है, मगर वो मकोड़ा वहाँ से भाग गया होता है। ये कहते ही हम देखते हैं फेंग कहता है कि आगे चलो, इसे छोड़ो। जैसे ही वो आगे जाते हैं उन्हें भी एक अजीब सी कोल्डनेस महसूस होने लग जाती है। अगर इस जगह की जैसी मिस्टीरियस प्लेसेस में अगर आपको ठंड या कोल्डनेस महसूस होने लग जाए तो ये समझ जाओ कि वो जगह कुछ मिस्टीरियस है या वो जगह खतरे से खाली नहीं। ये कहकर फेंग आगे बढ़ने लग जाता है और वहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। हम फ्रेंडी को देखते हैं जिसको एक चमकीली सी ट्रेजर दिखने लगती है जहाँ वो कहता है कि ये तो बहुत खूबसूरत है, मगर फेंग कहता है कि जो चीज तुम्हें जहाँ से मिल रही है उसे वहाँ से रख लो, उसे अपने पास नहीं उठाओ, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर हमने किसी चीज को छेड़ दिया तो हमारे साथ कोई भी डेंजर हो सकता है, तो पहले हमें बचकर यहाँ से सावधानी से काम करना होगा। ये कहता है वो लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें एक मेन सेटन पर एक बहुत बड़ी ग्रेव नजर आती है जिसे वो लोग देखकर कहते हैं कि इस ग्रेव को देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उस ग्रेव के आसपास बहुत सारे कॉफिन होते हैं जो ग्रेव के ऊपर ही टंगे होते हैं, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और परेशान हो जाते हैं। इस ग्रेव को देखकर फेंग कहता है कि मुझे तो यही लगता है कि यहाँ की मेन ग्रेव यही है, यही पर ग्रेव। वो देखने के बाद फेंग कहता है कि हमें किसी भी चीज को टच नहीं करना चाहिए। बाद में वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे ये किसी जर्नल की ग्रेव लग रही है क्योंकि ये बहुत प्रोटोकॉल में रखी हुई है। अगर फ्रेडी को यहाँ पर आराम तो नहीं था, वो फिर भी जाकर उस ग्रेव पर चमकने वाले एक क्रिस्टल को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस क्रिस्टल को तोड़ता है तो उस ग्रेव के पास जितने भी गार्ड्स खड़े हुए होते हैं वो सभी के सभी वहीं पर ही एक्टिवेट हो जाते हैं। फ्रेंडी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो उस क्रिस्टल को देखकर फेंग को कहता है कि अब हम बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मगर यहाँ पर फेंग को तो पता चल गया था कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कहते ही फेंग वहाँ पर उस फ्रेंडी को कहता है कि इस चीज को रख दो, तुम पागल तो नहीं, तुमने क्या किया। जैसे ही हम वो देखते हैं फ्रेंडी उस चीज को उछाल रहा होता है, वो उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है। इस क्रिस्टल के टूटने की वजह से वो सारे गार्ड वापस से अलाइव हो जाते हैं। पहले तो वो सिर्फ एक्टिवेट हुए थे, अभी वो जिंदा भी हो गए हैं। ये देखकर फेंग वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि अब तो गए हम लोग। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे गार्ड इन तीनों पर अटैक करने लग जाते हैं। वो गार्ड्स बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तो गार्ड्स हैं, ये तो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं। तभी हम उस गंबाला को देखते हैं जिसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और यहीं पर ही हम फेंग की मार्शल आर्ट पावर्स को देखते हैं जो एक्टिवेट हो जाती हैं। तभी यही पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फेंग उन सभी गार्ड्स को वहीं पर ही मार देता है। तभी हम फेंग को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें इन चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए वरना हम इसी तरह मुसीबत में फंसते जाएंगे। अभी वो उस ग्रेव का वो ऊपर वाला डोर ओपन करता है, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस कवर के ओनर है, उसने अपने आप को जानबूझ के इस ग्रेव में रखवाया है क्योंकि यहाँ पर एक अजीब किस्म का जादू हुआ है और ये खाइयाँ किसी तरह से कम नहीं। लास्ट मेरी आखिरी बात और जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसका मतलब ये है कि ये एक इमॉर्टल है। ये एक इमॉर्टल होते हुए ये नहीं चाहता कि ये दोबारा से इस दुनिया में रिक्रिनेटेड हो। रिक्रिनेटेड का मतलब मीन्स के दोबारा से जन्म ले सके। पहले जन्मों में यही लेजेंडरी डायमंड ग्रेवयार्ड बनाए जाते थे ताकि सारे इमॉर्टल अपने आप को यहीं पर ही दफन कर सके। तो अगर ये यही ग्रेवयार्ड है तो हमें जल्दी से इस कब्र को खोद कर देखना चाहिए कि यहाँ पर कौन है। वो लोग बिल्कुल ही ऐसा करते हैं, उस ग्रेव को खोलते हैं। जैसे ही वो उस ग्रेव का मेन डोर ओपन करते हैं उन्हें नजर आता है कि अंदर तो सोजिया ही
लेटी हुई है। यहाँ पर सोजिया के पास नेगेटिव रेन एनर्जी भी पूरी तरह आ गई थी। यहाँ पर वो हंसते हुए अजीब तरीके से उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसे ये देखकर ये सारी टीम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि हम तुम्हारे टीम मेंबर्स हैं और हम तुम्हारी ही टीम है, तुम हमें कैसे मार रही हो सोजिया। मगर सोजिया यहाँ पर इनकी कोई बात नहीं सुनती, वो लगातार इन पर अटैक करती जाती है, जिस पर फेंग सोचता है कि मैं अपने गेम वाले से इस पर अटैक कर सकता हूँ। अगर वो सोचता है कि फेंग अगर मैंने इस गेम वाले से इस पर अटैक कर दिया तो सोजिया की डेथ भी हो सकती है, तो मुझे कुछ और चीज यूज करना होगा जिससे सोजिया थोड़ी बहुत घायल हो जाए और वो अपने होश में वापस से आ सके। यहीं पर हम देखते हैं कि फेंग कहता है कि यहाँ पर तुम लोग मेरी बात सुनो फ्रेंडी, तुम लोग किसी भी हालत में सोजिया का ध्यान भटकाओ, मैं एक काम करता हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों सोजिया का ध्यान को भटका रहे होते हैं और फेंग सभी पिलर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे लाइट एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर फ्रेंडी और उसका साथी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर सोजिया की वो नेगेटिव एनर्जी वापस से रिलीज हो रही होती है, क्योंकि लाइट एनर्जी वापस से उसकी शक्तियों को दोबारा से उसके अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। लाइट एनर्जी अपना काम कर ही रही होती है, मगर अचानक से ये बंद आ जाती है, क्योंकि ऊपर जो कफिन टंगे हुए होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं उस लाइट एनर्जी के ऊपर, और वो कफिन एक दाना सोजिया को भी हिट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सोजिया भी बेहोश हो जाती है। वहाँ पर फेंक जाता है और सोजिया को उठाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो सोजिया। अगर इतनी ज्यादा एनर्जी के बाद हम देखते हैं कि वो पूरा ग्रेवयार्ड यहाँ पर कोलैप्स करने वाला होता है, मगर फेंग अपनी एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्शन को लगा लेता है और यहाँ से निकलने के लिए प्लान बनाता है। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वो लोग इस ग्रेवयार्ड से निकल जाते हैं और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वापस से उसी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग, फ्रेंडी और सोजिया पड़ी हुई थी। जहाँ पर सोजिया वहाँ पर पड़ी हुई बेहोश थी, अभी तक वो उस ग्रेवयार्ड के बाद होश में नहीं आ पाई थी। हम देखते हैं कि फेंग सोजिया के पास ही खड़ा होता है और कहता है कि मैंने अपनी पॉजिटिव एनर्जी का यूज करके सोजिया से सारी नेगेटिव एनर्जी निकाल ली है, अब ये ठीक हो जाएगी कुछ ही टाइम में। अगर जिस टाइम तक सोजिया के शरीर में कोल्डनेस है वो ठीक नहीं हो सकती और इस कोल्डनेस को ठीक होते हुए भी 1 मंथ लग जाएगा। तब ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, जहाँ फेंग कहता है कि मैंने उस स्टोन के बारे में पता लगाया है जिस क्रिस्टल को तुमने पकड़ा था फ्रेंडी, उस स्टोन में यिन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वो स्टोन वहीं पर ही ग्रो करते हैं जहाँ पर यिन एनर्जी हो। ये सोचते ही फेंग वहाँ पर कहता है कि सबसे पहले हमने मिस्टर ए मिंगू को ढूंढना होगा, जिस पर हम देखते हैं वो सभी फ्रेंडी और उसके साथ ही परेशान में पड़ जाते हैं कि ये म्यूंग कौन है, और ये कहते ही हमारे यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमें पता चलता है कि सोजिया ने कैसे उस अपने आप को उस कफिन में बंद कर लिया था, जैसे कि वो उस ज़ॉम्बी से फाइट कर रही थी। वो ज़ॉम्बी उस पर हावी होते जा रहे थे, मगर उसको यही एक जगह मिली जहाँ पर वो छुप सकती थी, तो इसीलिए वो उस ग्रेव कफिन में छुप गई। उस पर नेगेटिव कोल्ड एनर्जी ने अटैक कर लिया, इसीलिए वो अभी तक बेहोश हो चुकी है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि ये सब वहाँ पर खड़ा फेंग और वो फ्रेंडी अपने दूसरे साथी को बता रहा होता है, जहाँ फेंग कहता है कि अभी हमने मिस्टर एमयू को ढूंढना होगा, वही इस एनर्जी को इसकी बॉडी से जल्दी बाहर निकाल सकता है। इस गुफा के बारे में आज तक सिर्फ मिस्टर एम ने ही पता कर लिया है और उसी को ही इस गुफा के बारे में पता है। ये कहती हम देखते हैं कि वो लोग मिस्टर एम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि सोजिया को भी होश आ गया होता है, मगर वो अभी भी बहुत ज्यादा निडार होती है, उसकी एनर्जी लूज हो चुकी होती है और वो सोच रही होती है कि सिर्फ मेरी ही वजह से मेरे दोस्तों को इतनी मुश्किल झेलनी पड़ी। इस पर फेंग आगे बढ़ता है और कहता है कि सोजिया इतनी टेंशन भी मत लो, अब जो हो गया वो हो गया ना। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि फेंग सोजिया को वापस से उसकी एनर्जी लाने में मदद करता है और कहता है कि तुम आगे बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ एनर्जी दे देता हूँ, जिसकी वजह से तुम वापस अपनी एनर्जी को कल्टीवेट कर पाओगी और वापस अपने अंदर ले आ सकोगी। ये कहते हम देखते हैं कि वो एक गाड़ी में जा रहे होते हैं और ये सब वो गाड़ी में ही हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो एक गाँव में पहुंच जाते हैं चलते चलते। हाँ, वो गाँव में एंटर होते हैं तो तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, जहाँ पर इन लोगों को ये पता चलता है कि एक महिला है जिसका नाम हनीम है, जो कि उस रोज रोड को खरीदने आई हुई है, जिनके बारे में देखना और उनके बारे में कास्ट करना बहुत ही ज्यादा इलीगल है। अगर किसी को पता चल जाएगा उसके बारे में तो इस मिस को यहाँ पर फांसी भी हो सकती है। अगर ये मिस तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये इतने ही खुले में सबके सामने ही इसकी डीलिंग कर रही थी। अगर वो मिस बहुत ही ज्यादा चालाक होती है, वो अपने साथ एक एक्सपर्ट को भी लाई होती है ताकि वो उस लकड़ियों की जान पड़ताल कर सके। और ये खास तरह की एक रेयर हंगली वुड होती है जिससे एक गोल शेप की आकृति बनती है। ये वुड जितना ही ज्यादा रेड होता है और इतना ही ज्यादा वो कीमती होता है। सबकी जांच पड़ताल करने के बाद वो एक्सपर्ट कहता है कि मिस ये इतनी ज्यादा कीमती नहीं है। इस पर हम देखते हैं कि मिस उठती है और कहती है कि जो बंदा इस लकड़ियों को लाया है उसको वो 80,000 का मुआवजा देती है और कहती है कि ये लकड़ियाँ इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, मगर फिर भी मेरी सिंसियरिटी देख लो, मैं तुम्हें 80,000 दे रही हूँ। इस पर वो पर्सन कहता है कि अगर मेरे ग्रेट डॉटर की यहाँ पर तबीयत ठीक होती, मैं उसका इलाज करवा पाता, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं कभी इस वुड को तुम पर नहीं बेचता और ना कहीं भी इसको मैं बेचने के
लिए जाता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाली वुड है। यहीं पर ही फ्रेंडी लोगों से पूछने लगता है कि क्या कोई मिस्टर एम को जानता है, जहां वो फ्रेडी को बताते हैं कि मिस्टर एम की फैमिली की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट में। मिस्टर एम की ग्रैंड डॉटर की भी हादसे में घायल हो चुकी है, इसीलिए अब मिस्टर एम थोड़े बहुत ज्यादा पैरालाइज हो चुके हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो कुछ भी बोलता रहता है। और जिस पर्सन को तुम सामने देख रहे हो जो अपनी वुड्स को बेच रहा है, यही मिस्टर एम है। और इसका लक तुम खुद ही देख सकते हो कितना खराब है। ये वुड बहुत ही ज्यादा कीमती है, मगर इस वक्त इसे पैसे चाहिए हैं, तो इसीलिए ये इसको इतने सस्ते दामों में बेच रहा है। यहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जो कहता है कि मुझे इसकी किसी भी हालत में मदद करनी होगी, जो कहता है कि मैं इन सारी लकड़ियों को खरीदूंगा सबके सामने, और कहता है कि मैं इस सारे वुड की इन 2 लाख में खरीदूंगा। तो ये सुनकर सभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस पर वो एक्सपर्ट और यहाँ पर फैंग के बीच में बहस होने लग जाती है, जिस पर वो एक्सपर्ट फैंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक मजाक कर रहा हूँ? ये लकड़ियाँ वाकई में फालतू है, तुम इसे खरीद लो, तुम्हारी यहाँ पर नुकसान है। मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ कि मत खरीदो इसे, ये ही नहीं है, मेरे इतना सालों का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस पर फैंग कहता है कि मैं तुमसे शर्त लगा कर कहता हूँ कि इस वुड की कीमत 2 लाख से भी ज्यादा होगी। और अगर एक बात है कि ये वैल्यूएबल ना भी हो, अगर 2 लाख रुपए इनकी कीमत ना भी हो, तो फिर भी मैं मिस्टर एम को 2 लाख दूंगा इस वुड का, क्योंकि ये वुड मेरे बहुत काम की है। इस पर सोजिया कहती है कि वो अगर तुम दोनों में से कोई भी जीत गया, जिसकी भी बेट अच्छी लगी, अगर इतनी वैल्यूएबल नहीं हुई जितनी ये एक्सपर्ट कह रहा है, तो मैं इसे 5 लाख दूंगी। अगर ये इतनी वैल्यूएबल हुई जितनी ये फैंग कह रहा है कि 2 लाख प्लस, तो मैं इसे 5 लाख दूंगी। तुम दोनों के बीच में बेट मैं लगा लेती हूँ, तुम दोनों के ऊपर जाओ। अब देखते हैं कौन यहाँ पर इस बेट को जीतता है। इस पर वो एक्सपर्ट उस लकड़ी को उठाने लगता है, जहाँ पर वो मिस कहती है कि एक्सपर्ट तुम पीछे हो जाओ, इस फैंग को ही उठाने दो, इसको इतना कॉन्फिडेंस है तो ये देख ले कि ये कितनी स्केलें कितनी काम की है। जैसे ही हम देखते हैं फैंग आगे बढ़ता है, उस लकड़ी को उठाता है, और हाँ मिस इस लड़के को देखकर हैरान होती है और कहती है कि इसने इतनी बड़ी बेट लगा ली है, मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही जो फैंग इसे बाय कर रहा है। तभी हम फैंग को देखते हैं जो अपनी गबाला की मार्शल आर्ट पावर्स को निकाल लेता है और उस वुड को मालूम करता है कि ये अच्छी है या नहीं। अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक की मदद से उस एक ही मिनट में उस लकड़ी को कई हिस्सों में तोड़ देता है और पता लगवा लेता है कि ये कैसी है, ये अच्छी है या बुरी। कि ये पावर देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी वो एक्सपर्ट आगे बढ़ता है और कहता है कि ठीक है, तुम मान लो कि अगर इसके ऊपर स्ट्रक्चर बन रहे हैं इस वुड पर, तो ये 1 लाख की हो सकती है, मगर इससे ज्यादा की नहीं। जिस पर फैंग कहता है कि सबर, अभी तक तो तुमने सेकंड राउंड देखा ही कहाँ है, तुम्हें तो अब पता चलेगा कि ये कैसी है। तुम अपने आप से ही कैसे बोल रहे हो कि ये बुरी है या अच्छी? तुम थोड़ा रुको और मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसी है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वुड एक और लकड़ी का पीस लेता है और उसे भी काट देता है और एक्सपर्ट को कहता है कि देखो इसे और बताओ कि ये 2 लाख की वर्थ में है या नहीं। जिस पर वो एक्सपर्ट आगे बढ़ता है और उसको देखकर बताता है कि वो कहता है कि फैंग तुम जीत गए, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए देता हूँ, ये वुड मुझे दे दो। जिस पर हम मिस को देखते हैं जो कहती है कि मैं मिस्टर एम को इस सारी वुड के लिए 1 मिलियन देना चाहती हूँ। मिस्टर एम, क्या तुम मुझे इस वुड को 1 मिलियन में बेचोगे? जिस पर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग वहाँ पर सभी लोगों से पूछने लगता है कि क्या ये वही बूढ़ा मिस्टर एम है जिसने उस गुफा को डिस्कवर किया था? जिसकी बातें सुनकर मिस्टर एम ऐसे एक्ट करने लगता है कि जैसे उसे गुफा के बारे में कुछ नहीं पता हो। जिस पर हम देखते हैं कि वो अपने आप को यहाँ पर ऐसे कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। और तभी वहाँ पर हमें उस महिला का रियल नाम पता चलता है जो कहती है कि मेरा रियल नाम जिया है, मैं इस कॉन्टिनेंट की बहुत अमीर तरीन लेडी हूँ। और यहाँ पर वो फैंग को अपने साथ काम करने के लिए एक ऑफर भी कर यहाँ से चली जाती है। यहीं पर हम मिस्टर एम को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि फैंग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी लकड़ियाँ इतनी महंगी बिकवाई, मैं तुम्हारे इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग कहता है कि एम मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मगर मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ प्लीज मुझे इसका सच सच जवाब दे दो। मिस्टर एम पूछता है कि क्या? जहाँ हम देखते हैं कि फैंग कहता है कि मिस्टर एम आपको पहले तो हमारा एक गाइड बनना होगा। उसके बाद जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग उससे उसी गुफा के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं। जिस पर मिस्टर एम कहता है कि पहले यहाँ पर आज के बैठ जाओ। जहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर एम उनको अपने घर के पास ले जाता है और कहता है कि ऐसी बातें इन सब के सामने तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पूरी दुनिया में मैं ढिंडोरा तो नहीं पीटूंगा ना, तुम पागल तो नहीं कि सबके सामने मुझसे ऐसे बातें पूछ रहे हो। कहते ही फैंग उससे सॉरी करता है और कहता है कि प्लीज मुझे उस केव के बारे में बताएं। जैसे ही वो उस केव का नाम सुनता है, यहाँ पर मिस्टर एम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं कभी भी उस केव में दोबारा नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो मैं गलती से ही उस केव में चला गया, आज के बाद मैं कभी भी उस केव के पास तक भी नहीं जाऊंगा। पर फैंग उसको बिठाता है और कहता है कि प्लीज मिस्टर एम हमें इसके बारे में कुछ तो बताएं। जिस पर मिस्टर एम कहता है कि तुम लोग अभी जवान हो, तुम लोग का खून में बहुत जोश है, तो मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि गलती से भी उस गुफा के आसपास भी नहीं भटको। और तुम तो लोग इतने
बेवकूफ हो, तुम लोग कहते हो कि हम लोग उस गुफा के अंदर जाएं, ये कभी भूल कर भी मत करना। जिस पर हम देखते हैं कि फेंग उसे पूरी सच्चाई बता देता है और उसको बताता है कि किस तरह वो लोग उस गुफा के अंदर एंटर हो चुके हैं और उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब उधर मिस्टर एम को बताता है। जहाँ मिस्टर एम कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो। जिस पर हम देखते हैं कि फेंग कहता है कि अगर मैं आपको ये बात बता दूं तो फिर आपको हमारी मदद करनी होगी। ये जो सोजिया लड़की बैठी है इसके अंदर वो कोल्ड पावर एनर्जी चली गई है, हमें किसी भी हाल में इसका इलाज करवाना है, तो प्लीज आप हमें इसके बारे में बता दें ताकि हम इसका इलाज करवा सके। इतना ज्यादा शोर सुनने के बाद वहाँ पर मिस्टर एम की ग्रैंड डॉटर भी वहाँ से उठकर आ जाती है जो बीमार थी और उसका इलाज चल रहा था। जैसे ही मिस्टर एम की ग्रैंड डॉटर आती है फेंग उसे देखकर कहता है कि यही डॉटर है ना आपकी जो बीमार है। जिस पर मिस्टर एम कहता है कि हाँ। फेंग कहता है कि मैं इसको हील अप दोबारा से कर सकता हूँ। जिस पर मिस्टर एम कहता है क्या वाकई में। तभी हम देखते हैं मिस्टर फेंग उसको ले जाता है एक रूम में और जब दोनों वापस से दोबारा निकलते हैं तो मिस्टर एम ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि फेंग ने उसको ठीक कर दिया तो वो दोबारा से अपने पैरों पर सही से चल पा रही थी। वो तो बहुत ज्यादा इंजर्ड थी मगर अब वो ठीक हो चुकी है। इस पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फेंग मेरी क्यों ना जान ही चली जाए मगर मैं इसका बदला तुमसे कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। तुमने जो आज मुझे कर दिया है ना, मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बड़ा गुलाम बन जाऊंगा, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि फेंग कहता है कि मिस्टर एम बस आप हमारा एक काम कर दें, हमें आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस पर हम मिस्टर एम को कहते हैं जो कहता है कि ठीक है मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा और तुम लोगों को गाइड भी करता जाऊंगा। और यहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उस सभी को उस केव के पास जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा थक गए होते हैं उस ग्रेवयार्ड के पास जाने पर, मगर बहुत ज्यादा चलने के बाद वो आखिरकार उस ग्रेवयार्ड के पास पहुंच जाते हैं। अगर यहाँ पर फ्रेंडी ऊपर आते आते बहुत ज्यादा थक गया था क्योंकि वो मोटा था, उसकी सांस फूल रही थी, वो वहीं पर ही सीढ़ियों पर गिर जाता है। अभी सब लोग उसको देख ही रहे होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि एक जंगली भालू भी वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर ये सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो हम लोग गए। और इसी तरह करते करते हम वहाँ पर देखते हैं कि वो भालू इन पर अटैक कर देता है। यहीं पर फेंग कहता है कि हमें किसी भी हाल से इससे बचना होगा, जहाँ पर वो अपनी गाबाला की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उस भालू को बहुत ज्यादा पीट कर वहीं पर ही हरा देता है। वो फिर से अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं जहाँ काफी ढूंढने के बाद उनको वो आखिरकार वो ग्रेवयार्ड मिल जाती है जहाँ वो देखते हैं कि अगर हमें इस ग्रेवयार्ड के अंदर जाना होगा तो हमें इस पूरे बड़े माउंटेन को पहले इसके ऊपर ही चढ़ना होगा तभी हम इसके अंदर जा सकते हैं। तभी वो लोग उधर रस्सियों का उपयोग करते हैं और उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे देखते ही मिस्टर एम को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है जहाँ उसको यहाँ पर बहुत खतरनाक जीव मिले थे। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर एम और उसकी टीम ऊपर पहुंच ही जाते हैं उस गुफा के अंदर जहाँ मिस्टर एम कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में 1 घंटे में ही इससे बाहर आना होगा। मैं एक बूढ़ा हो चुका हूँ क्योंकि मुझे चलने में बहुत समय लगेगा और वहाँ पर तुम लोग भी लेट हो जाओगे। अगर तुम लोगों ने 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगाया यहाँ पर तो यह गुफा तुम्हें यहीं पर ही निकल जाएगी जहाँ मैं अंदर तुम लोग के साथ तो नहीं आ सकता मगर मैं तुम्हें थोड़ा बहुत गाइड कर लेता हूँ। तभी हम फेंग को देखते हैं जो कहता है कि मिस्टर एम आप कहें। यहीं पर हम देखते हैं कि फ्रेंडी की भी थोड़ी बहुत फट रही होती है, वो भी कहता है कि मैं भी यहाँ पर खड़ा हो मिस्टर एम को कंपनी देता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि फ्रेंडी का दोस्त कहता है कि चलो यहाँ से, तुम पागल तो नहीं होगे, तुम्हारी अभी से ही पटना शुरू हो गई है। इस पर फ्रेंडी कहता है कि हाँ मैं आता हूँ, हमें किसी चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास फेंग है और उसके पास कितनी अच्छी सुपर पावर है। जिस पर हम देखते हैं कि मिस्टर एम कहता है कि फेंग जितना भी पावरफुल हो, उसके पास कितनी भी अच्छी टेक्निक्स हो या वो कितना भी शक्तिशाली हो, मगर वो इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगा अगर वो 1 घंटे से पहले यहाँ तक नहीं आ जाते, क्योंकि ये गुफा बहुत ही खतरनाक है। गुफा इसको अपने अंदर ही निकल जाएगी और ये यहीं पर ही मारा जाएगा। तो इससे अच्छा है मैं तुम लोगों को पहले से ही बता रहा हूँ कि तुम्हें 1 घंटे के अंदर इस गुफा से निकल लेना है। इस पर हम देखते हैं कि मिस्टर एम कहता है कि मैं तुम्हें एक लॉकेट देता हूँ, इसे पहन लो, ये लॉकेट तुम्हारी रक्षा करेगा और इससे तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी भी नहीं जा सकेगी, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन कर लेगा ये तुम्हारी। तभी हम देखते हैं कि वो सभी इस लॉकेट को पहन लेते हैं। जैसे ही वो उस गुफा के अंदर एंटर होते हैं उसे काफी ज्यादा फिर से कोल्डनेस महसूस होने लगती है, जो कि उस गुफा में इतनी कोल्डनेस नहीं थी जितनी यहाँ पर है। यहाँ हम देखते हैं कि फेंग देखता है और कहता है कि जहाँ पर भी इस तरह की कोल्ड एनर्जी मौजूद होती है वहाँ पर फील्ड एनर्जी भी होगी, हमें फील्ड एनर्जी को ढूंढना है ताकि हम उजिया के अंदर से ये कोल्ड एनर्जी निकाल सकें और दोबारा से उसकी एनर्जीज को एक्टिवेट कर पाए। ये कहते हैं हम वहाँ पर फेंग को देखते हैं जो अपनी कैंपस को निकाल लेता है और एनर्जी की डायरेक्शन मालूम करने के लिए कैंपर पर लोकेशन लगा लेता है। जैसे ही उसको वो जगह मिलती है वो उस प्लेस को देखकर बहुत डर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सोजिया कहती है कि फेंग एनर्जी तुम्हें वहीं पर ही मिलेगी जहाँ पर ये स्टोन होंगे, यहाँ पर हमें ये एनर्जी नहीं मिल सकती क्योंकि यहाँ पर हमें किरकार का भी स्टोन नहीं नजर आ रहा। पर फेंग उसे समझाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, कहीं पर भी फेंड एनर्जी हो सकती है क्योंकि अगर वो एनर्जी ज्यादा हो जाए तो वो उन स्टोन्स को भी तोड़ देती है। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर भी होगी, अभी हमें
सही से ढूंढना होगा। यहाँ पर ये कहते ही वो लोग उस एनर्जी को ढूंढने लग जाते हैं। और अभी भी तुम मेरी गबाला की एनर्जी की वजह से जिंदा हो। अगर मेरी गबाला की एनर्जी किसी वक्त भी खत्म हो गई तो तुम बेहोश हो जाओगी और हम तुम्हें कहाँ कहाँ संभालते फिरेंगे। इससे अच्छा है कि हमें जल्दी से ही टाइम जाया किए बगैर ही यहाँ पर उस विंड एनर्जी को ढूंढना होगा। हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर बाद वो लोग एनर्जी को ढूंढ ही रहे होते हैं और तभी सोजिया के अंदर वो नेगेटिव एनर्जी वापस से रिस्टोर होने लग जाती है। अगर यहाँ पर फेंग अपनी गबाला की एनर्जी को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि बस अब मैं तुम्हें किसी भी हालत में ठीक करके ही रहूंगा। और ये तुम्हारे अंदर जो अभी वापस से कोल्ड एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी एक्ट्रैक्ट हुई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये एनर्जी मौजूद है। क्योंकि अगर ये एनर्जी तुम्हारे अंदर आ गई है तो इसका मतलब इधर इसकी दूसरी पार्ट भी होगा। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से सही से ढूंढना होगा। पर हम देखते हैं कि फ्रेंडी कहता है कि फिर फ्रेंड हमें यहाँ पर ढूंढना नहीं चाहिए, तुम ये गंबाला एनर्जी ही सोजिया को दे दो। अगर जब भी इसको ये कोल्ड एनर्जी हावी होने लगेगी ये इस गंबाला की एनर्जी को यूज कर लेगी। जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेंड काफी ज्यादा निराश होता है और कहता है कि मैं इसे नहीं दे सकता, ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो उन लोगों को बताने लगता है कि वो गबाला इन लोगों को इसीलिए नहीं दे सकता कि क्योंकि अभी तक इसको खुद नहीं पता कि इस गबाला में कैसी किस्म की पावर्स हैं। ये मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही मुझे दे दिया था और ये पता लगाना है कि ये क्या चीज है, इसका इंट्रोडक्शन पूरा अगर मुझे पता होता तो फिर भी मैं तुम्हें दे देता। मगर सोचिए ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम्हारा इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। और यहीं पर ही हम देखते हैं कि अब बहुत हुआ, अभी हमें सोचिया की उसको रिस्टोर करना है, पुरानी बातों को भूल जाओ। अभी चलो हम ढूंढते हैं कि वो एनर्जी कहाँ पर है। ये कहते ही वो लोग वहाँ पर दोबारा से ढूंढना शुरू कर देते हैं और वहीं पर ही ये कहने लगती है कि मुझे पता नहीं क्यों ठंड नहीं लग रही, अब मेरी एनर्जी शायद रिस्टोर हो गई। जिस पर फ्रैंक कहता है कि नहीं, तुम्हारी एनर्जी रिस्टोर नहीं हुई है। गंबाला ने सारी कोल्ड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और तुम्हें यहाँ पर वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने तुम्हारे अंदर हॉट एनर्जी ला रहा है, जिससे तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा अप होगा ना ज्यादा डाउन। वो तुम्हारी बॉडी को अपने कंट्रोल में रख रहा है ताकि तुम अपनी एनर्जीज को वापस एक्टिवेट कर पाओ। कहते ही वो दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो क्रिस्टल्स की पूरी एक दुनिया है। उन क्रिस्टल्स को देखकर फिर से फ्रेडी का दिल वहाँ पर ललचाने लगता है, जिसे देखकर फ्रैंक कहता है कि फ्रेडी अब नहीं, अब ऐसा नहीं करना। जिस पर फ्रेडी कहता है कि मैं अब ऐसा नहीं करने वाला। जहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंक कहता है कि अगर यहाँ पर क्रिस्टल्स हैं तो इनकी पावर्स भी यहीं पर ही मौजूद होंगी, हमें सिर्फ थोड़ा ही ढूंढना है। तुम लोग इतनी सुस्ती मत करो, इसे ढूंढने लग जाओ। मगर कुछ बहुत बड़े बड़े मकोड़े इनका पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ये लोग गुफा में एंटर हुए थे उन मकोड़े ने इन लोग को देख लिया था और तभी हम देखते हैं कि ये लोग क्रिस्टल्स के एंड पोर्शन पर आ जाते हैं। मगर वहीं पर ही वो क्रिस्टल अचानक से एक्सप्लोज होने लगते हैं। वहाँ पर चारों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर अपनी जान के लाले इन लोग को पड़ जाते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि किसी तरह भी हमें इन क्रिस्टल से बचना होगा। अगर ये क्रिस्टल किसी के ऊपर गिर गया तो उसकी जान चली जाएगी। ये बहुत ज्यादा हैवी है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, कोई भी इसको अपने कंट्रोल में नहीं ले आएगा। यहाँ पर फ्रेंड के ऊपर एक क्रिस्टल गिरने ही वाला होता है, मगर फ्रैंक उस फ्रेंडी को बचा लेता है और बताता है कि इस क्रिस्टल की एक्सप्लोज होने की वजह ये है कि क्रिस्टल ऐसे ही हर दफा एक्सप्लोज होते जाते हैं और फिर से यूनाइट होते जाते हैं, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे में। पुराने क्रिस्टल गिरेंगे तो तभी इनकी जगह पर न्यू क्रिस्टल्स आते जाएंगे। ये प्रोसेस हर टाइम होता रहता है, मगर जितना तेज हम बात करेंगे इनका प्रोसेस उतना जल्दी होता जाएगा, क्योंकि हमारे वॉइस से भी इनको एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से इनकी पावर में बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है और ये एनर्जी से भरपूर बढ़ते जा रहे हैं। अगर यहाँ पर फ्रैंक कहता है कि वो सब तो ठीक है, मगर इसका मतलब ये भी है कि हम सही जगह पर पहुंच गए, यहाँ पर एनर्जी है, बल्कि यहाँ पर हमें ये एनर्जी भी मिल जाएगी। मगर जो लॉकेट उन लोग को मिस्टर एम ने दिया था, यहाँ पर वो लॉकेट क्रैक होने लग जाता है, क्योंकि इस लॉकेट ने इन लोगों की बहुत ज्यादा रक्षा की, इन लोगों को यहाँ पर इन क्रिस्टल से भी बचाया और बहुत सी मुसीबत से बचाया जो इनके ऊपर आने वाली थी। तो इसीलिए वो लॉकेट थोड़ा बहुत क्रैक हो जाता है। इस पर फ्रैंक कहता है कि मैं दोबारा से इनको रिकवर कर सकता हूँ, जिसमें आधा घंटा लगेगा और तुम सबको मेरे साथ ही रहना होगा। मैं इनमें वापस से एनर्जी डाल दूंगा और ये वापस से हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए तुम लोगों को मुझे आधा घंटा देना होगा और मेरे आसपास बैठ जाओ। जहाँ हम देखते हैं कि फ्रैंक उन लॉकेट्स को जमीन पर रख देता है और उनको रिवाइंड करने लग जाता है, जहाँ पर वो सब लोग फ्रैंक को देख रहे होते हैं जो उन लॉकेट्स को रिवाइव कर रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेंडी के कॉल कहता है कि मुझे नेचुरल कॉल आ रही है, मुझे बहुत जोर से आ रही है, जल्दी से चलो। ये कहते ही फ्रेंडी उसको ले जाता है और कहता है कि चलो। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर रिवर के पास कर ही रहा होता है अपनी नेचुरल कॉल को, तो मगर वहीं पर ही उसको अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं उस रिवर से, जहाँ पर उसे 3 अजीब सी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जिसे देखकर उन जो करने आए थे वो उधर ही निकल जाता है और कहते हैं कि ये क्या अजीब सी चीजें हैं। जिसे देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि फ्रैंक आओ हमें बचाओ, ये स्पिरिट्स आ गई है, पता नहीं कैसी अजीब सी, मुझे लगता है कि ये हमें मार देंगी। और वो स्पिरिट इनके पास बढ़ने लगती है। जहाँ हम देखते हैं कि इन स्पिरिट से बचाने के लिए फ्रैंक इनकी
वॉइस सुन लेता है वो अपनी उधर उस कल्टीवेशन को छोड़ देता है और इनको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। जहाँ वो आता है और देखता है कि यहाँ पर तो स्पिरिट्स आ गई हैं, इनको मारने के लिए वो इन स्पिरिट्स के आगे जाता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ मेरे दोस्तों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही वो अपने आप को एक मिशन में ले आता है और अपना चेहरा एक अजीब सी शक्ल में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे देखकर फ्रेंडी और उसका दोस्त और ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि फेंग ऐसा मत करो, अब तुम भी एक ज़ॉम्बी बन गए हो क्या। जिसे देखते हैं हम वहाँ पर दोनों ने फेंग की इतनी बुरी शक्ल देखने की वजह से वो दोनों यहीं पर ही बेहोश हो चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे कह दिए कि फेंग अब बस करो इन दोनों को डराना। जहाँ हम देखते हैं कि इनको होश में लाने के लिए फेंग दोबारा से उठता है और इनकी मदद करने लग जाता है। अगर यहाँ पर वो दोनों फेंग को देखकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों ये समझते हैं कि फेंग एक ज़ॉम्बी बन चुका है। यहाँ फेंग कहता है कि ये तुम दोनों की सजा है, जब से मैंने तुम लोगों को कहा था कि तुम लोगों को यहाँ से हिलना भी नहीं है तो तुम लोग यहाँ से क्यों हिले थे। ये कहती है, हम देखते हैं सोजिया वहाँ पर उस रिवर के किनारे पर जाती है और देखती है कि रिवर में उसे भी कुछ आवाजें आने लगती हैं। जहाँ पर फेंग कहता है कि सोजिया हमें इस रिवर के बहकावे में नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कोई जाल भी हो सकती है, हमें आगे निकल लेना चाहिए। ये कहते ही वो लोग उस गुफा के एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ वो देखते हैं थोड़ा ही आगे जाकर सोजिया में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एक कदम भी आगे अपना बढ़ा पाए। वहाँ पर सोजिया बहुत ज्यादा थक जाती है और वो फेंग से कहती है कि अब बस हो गया, मैं नहीं चल सकती, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं यहीं पर ही मारी जाऊंगी और मेरा सफर यहीं तक ही था तुम लोगों के साथ। जिस पर हम फेंग को देखते हैं जो कहता है कि चुप करो सोजी, ऐसी बातें नहीं करो। यहीं पर ही कुछ ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं जो इन लोगों की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर फेंग अपनी पोजीशन ले लेता है और इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उन ज़ॉम्बीज़ को देखकर सोजिया में भी वापस से नेगेटिव पावर जागना लग जाती है, जिसपे हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पर अपनी गंबाला की पावर्स को एक्टिवेट करता है और सोजिया को वापस पॉजिटिव पावर में ले आता है और उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करना शुरू करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता करके हर ज़ॉम्बी को मारता चाहता है। हाँ, सोजिया कुछ सोचने लग जाती है और सोचती है कि कैसे वो कदम पर बच रही है। जहाँ वो कहती है कि फेंग तुम्हारा थैंक्स, मगर वो फिर सोचने लगती है कि फेंग तो एंटीक की शॉप पर काम करता है, इसीलिए इसको सब चीजों की नॉलेज है और ये इतना पावरफुल है। ये कहते ही हम देखते हैं वो लोग वापस से अपने उसी गुफा वाले सीन को दिखाते हैं, जहाँ पर उस गुफा में अभी ये लोग और आगे बढ़ चुके थे। जहाँ पर वहाँ के अंदर इनको अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग जाती है, जिसे फेंग कहकर इग्नोर करता है और कहता है कि इसे ऐसे इग्नोर करो जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं। ये कहकर वो लोग आगे निकल जाते हैं। तब इनका पीछा वही लाशें करने लग जाती हैं जो शरेम के साथ आई थी, जिन लाशों को इस गुफा ने निगल लिया था और वो लाशें यहाँ पर ज़ॉम्बी बनकर कन्वर्ट हो चुकी हैं। देखते ही देखते वो सारे ज़ॉम्बीज एक स्पिरिचुअल प्लांट में कन्वर्ट होते जा रहे थे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। तभी वो लोग फेंग उसकी टीम को भी देख लेते हैं। यहाँ पर फेंग और उसकी टीम भी इन पावर ज़ॉम्बीज को जो एक प्लांट बन गए थे उनको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। सोचते ही हम देखते हैं फेंग उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उस पर लगातार ही अटैक करता है और कहता है कि हमें इनको जल्दी से ही मार देना होगा, इनको हमारे पास नहीं आना है, अगर ये हमारे पास आ गए तो हम सभी मारे जाएंगे। इन लोगों पर अटैक कर ही रहा होता है, तभी इनका अटैक गलती से ही जाकर वहाँ पर एक स्टोन को लग जाता है, जिसकी वजह से वो सारे ट्रिगर एक्टिवेट हो जाते हैं फिर से। अगर यहाँ पर वो स्पिरिचुअल प्लांट्स को कुछ भी नहीं हो रहा हो तब वो वापस से अटैक करने लग जाते हैं फेंग और उसकी टीम के ऊपर। अगर फेंग सोचता है कि मुझे बचना है तो मुझे यहाँ पर एक शील्ड बना लेनी होगी, ये सोचते ही वो वहाँ पर अपने पास एक शील्ड बना लेता है और कहता है कि जल्दी से मुझे बचना होगा वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। वो अपनी पावर का यूज करके उस गबाला की पावर से उन्हें प्लांट को मार देता है और वो फिर दोबारा से आगे बढ़ने लग जाते हैं। थोड़ा ही आगे जाने के बाद उन वियर्ड शेप के रॉक नजर आने लगते हैं, जिसे देखकर फेंग कहता है कि ये रॉक किसी खास किस्म के रॉक हैं, इनमें भी कोई एनर्जी होगी, हमें बचकर यहाँ से गुजरना होगा। इन रॉक्स को देखकर लगता है कि किसी ने अपनी पॉजिटिव एनर्जी यूज की है, हमसे पहले भी यहाँ पर हमें लगता है कि कोई आया होगा, जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई इसीलिए आया होगा कि उसके भी फ्रेंड पे उसके खुद के अंदर ये एनर्जी आ गई होगी। उस नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए वो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी की तलाश करने आया होगा। थोड़ा ही आगे जाने के बाद इनको ये स्टोन नजर आते हैं, तब ये लोग खुश होते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग बोलता है सोजिया यहाँ आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। तभी सोजिया फेंग के साथ बैठ जाती है और वहाँ पर वो उसके अंदर ये एनर्जी ट्रांसफर करने लग जाता है और कहता है कि अब तुम ठीक हो जाओगी सोजिया, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो फॉर्मेशन वहाँ पर पूरे होने ही वाली होती है वो स्टोन ग्लो करने लग जाते हैं। वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो इस फॉर्मेशन को रोकना चाहता है। इस पर फेंग कहता है अपने फ्रेंड से तुम लोगों को किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर को मेरे करीब आने नहीं देना चाहिए, अगर वैसे ये फॉर्मेशन रुक गई तो यहाँ पर सोजिया की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अभी ये फुल कठिन मरहले पर पहुंची है। मुझे किसी भी हालत में इसको यहाँ पर बचाना है, तो तुम लोग किसी भी हालत में उसको मेरे पास आने भी नहीं देना। यहाँ पर फ्रेंडी और उसके फ्रेंड के पास तो कोई हथियार होता ही नहीं है, इसीलिए वो पत्थरों से उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अगर वो मॉन्स्टर का काम तो यही होता है कि वो किसी भी हालत में फेंग को डिस्टर्ब कर सके। जैसे ही हम देखते हैं कि वो फेंग को डिस्टर्ब करने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ पर फ्रेंडी और उसका फ्रेंड बहुत कोशिश करते हैं कि वो किसी भी हालत में उस मॉन्स्टर को रोक पाए।
साइन इसको रोकने के लिए काफी कोशिशें करते हैं, यहाँ तक कि उससे फाइट भी करते हैं, मगर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो फेंग के पास पहुंच जाता है, मगर फेंग अपने गबाला से उस पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। मगर यहाँ पर वो पावर अभी तक उसमें सोजियो के पास जा रही होती है ताकि सोजियो में पॉजिटिव एनर्जी आ सके। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर करके यहाँ पर सोजिया भी ठीक होती है और अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि हमें जल्दी से इस गुफा से निकलना होगा, जैसे कि उस मिस्टर एम ने कहा था कि हमें 1 घंटे से पहले ही इस गुफा से निकल लेना है। कहकर वो वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी देखते हैं कि इनका गबाला वहाँ पर ब्राइट करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो ब्लिंक करता है, फेंग सामने दीवार पर देखता है कि उस गबाला का सिंबल तो उस दीवार पर भी बना हुआ है। इसे देखकर वहाँ पर फेंग हैरान होता है और कहता है कि यही साइन यहाँ पर कैसे बना हुआ है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो गबाला यहाँ पर एक चाबी का काम करता है। वो चाबी की तरह डोर पर लग जाता है और वो डोर ओपन हो जाता है। उस डोर को देखकर वहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं। उस डोर से बहुत ही ज्यादा हॉट एयर निकलने शुरू करती है। हॉट एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इनमें से कोई भी उस हॉट एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए वो लोग दोबारा से उस डोर को वापस से क्लोज कर देते हैं। और वो गबाला भी यही चाहता था कि वो डोर क्लोज हो जाए, क्योंकि वो लोग इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे थे। अगर यहाँ पर फ्रैंक को तो जानना था कि वो गबाला का सिंबल यहाँ पर क्यों है। वो दोबारा से उस दीवार को देखने लग जाता है और कहता है कि ये कैसे है। कहकर वो उस निशान को अपने हाथ से टच करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो सिंबल इसको हिट करके दोबारा से नीचे फेंक देता है। कहती है वहाँ पर फ्रेंडी को दोस्त को देखते हैं, जो कहता है कि फेंग हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर ये दोबारा से खुल गया तो इतनी हॉट एयर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और यहाँ से एक लावा भी निकल सकता है, तो हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम यहाँ से निकल जाएं। पर फेंग उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मेरे गबाला में जिस तरह का पैटर्न है उसी तरह का पैटर्न इस दीवार पे भी है। मुझे भी किसी हालत में इस डोर के अंदर जाना ही होगा, मैं यहाँ पर जा सकूं और मैं अपनी लाइफ का मीनिंग मालूम कर सकूं कि मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है और मुझे गबाला क्यों दिया गया था बचपन से ही। जिस पर हम देखते हैं कि जोई कहती है कि ये देखो हमारे लॉकेट पूरी तरह से क्रैक हो चुके हैं और इनकी पावर भी खत्म हो चुकी है। अगर हम इसके अंदर एंटर हुए तो हम दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। तो मैं तो यही चाहूंगी कि हमें किसी भी हालत में वापस चले जाना चाहिए। 1 घंटा भी पूरा होने ही वाला होगा। पर फेंग भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहिए, मुझे इन लोग को भेज देना चाहिए। वो कहता है कि चलो बस चलते हैं यहाँ से। मगर वो जाते जाते ये सोच ही रहा होता है कि मुझे किसी भी हालत में दोबारा वापस आना ही होगा। इसका मतलब मालूम करना होगा कि ये क्या है। और यहाँ पर फेंग उस दीवार को बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से घूर रहा होता है और वो उस दीवार को देखकर कहता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि मेरे सारे सवालों के जवाब इसी दीवार के उस साइड हैं। मुझे किसी भी हालत में उधर जाना होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये लॉन्ग वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज 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 हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती हुई रहे, ताकि हम रोज आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।